वेलकम टू क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या एम होता है। मीन्स किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन एंटरप्राइज एंड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होते हैं, हमें ये समझना होगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि हम जिन भी सोर्सेज से अपने बिजनेस के लिए फंड्स अरेंज करते हैं, वेदर दे आर ऑनर्स कैपिटल or borrowed capital, means the share capital, debenture capital, loans from institutions, commercial papers, or factoring, lease financing, where there are different types of sources from where the finance can be procured. You know it very well. ठीक है, तो जिससे भी हम पैसा कलेक्ट करते हैं, he wants something in return. शेयर होल्डर्स वांट्स डिविडेंड इन रिटर्न, कि उन्होंने पैसा दिया है तो वो बिजनेस से डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर किसी ने हमें लोन का पैसा दिया है तो एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा। अगर हमने किसी से लीज पर प्रॉपर्टी ली है तो एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस मुझे इंटरेस्ट देगा, रेंट देगा। तो इस तरह से हम किसी भी सोर्स से अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कलेक्ट करते हैं तो हमें उसको जो बदले में देना होता है, जो रिटर्न में देना होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, इट मीन्स कि जो फंड्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू द बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फाइनेंस मैनेजमेंट का फर्स्ट एम यही होता है कि जब भी उन्हें डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स कलेक्ट करने हों तो वो इस तरह का अलग अलग सोर्सेज का कॉम्बिनेशन तैयार करें कि उनकी जो फंड्स की कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। दूसरा एम होता है बिजनेस का, फाइनेंस मैनेजमेंट का बिजनेस में, कि वो फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल में रखता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जैसे बिजनेस में बिजनेस रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क मतलब कि probability of not covering the cost of production from the revenue। मतलब कि बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हमारी जो सेल्स टर्नओवर है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उससे रिकवर नहीं हो पाई और हमें लॉस हो गया। हमारे मतलब सेल्स टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए, या हमारी कॉस्ट प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल ज़्यादा हो गया, सैलरीज ज़्यादा देनी पड़ी, ज़्यादा हो गई हैं, या कोई भी रीज़न होकर हमारे टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारी सेल्स टर्नओवर से बहुत ज़्यादा हो जाए और जिसके कारण हमें लॉसेस हो जाएं तो उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, कि हम उसमें चांसेस हैं कि हम अपने बिजनेस से अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा, साथ में बिजनेस रिस्क के साथ फाइनेंशियल रिस्क भी अराइज हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है कि हमारे चांसेस हैं कि हम अपने बिजनेस से कॉस्ट ऑफ फंड्स को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि हमारा जो बिजनेस में लॉस होने के चांसेस हैं वो बिजनेस की कॉस्ट के कारण तो हैं ही, लेकिन साथ में हमारे लॉस के चांसेस बन जाते हैं जब हमें फाइनेंस की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, हमें रेंट ऑन हायर्ड प्रॉपर्टीज़ जब पे करना पड़ता है तो वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारी टर्नओवर, हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो उससे रिकवर नहीं हो पा रही। तो जो ज़्यादातर जो बोरोड फंड्स होते हैं वो अपने साथ फाइनेंशियल रिस्क अटैच करते हैं। मतलब कि जो ऑनर्स फंड हैं, हमें पता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि वो हमारे से डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क अटैच नहीं होता क्योंकि
हमें पता है कि डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को तभी पे करते हैं जब हमें बिजनेस में सफिशेंट प्रॉफिट्स हों। लेकिन जो बोरोड फंड्स हैं, जो हमने लोन्स ले रखे हैं, उनके ऊपर हमारा इंटरेस्ट पे करने का कंपलसरी ऑब्लिगेशन होता है, वेदर आवर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। तो उसके साथ फाइनेंशियल रिस्क अटैच्ड होता है। तो फाइनेंस मैनेजर का ये एम होता है, ये उद्देश्य होता है कि जिस भी सोर्स से वो पैसा कलेक्ट करे, उस सोर्स से उसका जो कॉस्ट है वो तो मिनिमम हो, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क भी कंट्रोल में रहे। अब ऐसा ना हो कि कॉस्ट मिनिमम करने के उसमें जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। ठीक है, तो उसका एम है कि फंड्स की कॉस्ट भी कम रहे और रिस्क भी कंट्रोल में रहे। फिर साथ में उसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो फंड्स उसने कलेक्ट किए हैं वो उन फंड्स को सही जगह पर यूज़ भी करे। डेप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, इफ़ेक्टिव डेप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स मीन्स कि जो फंड्स एक्वायर किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसी मशीन्स वगैरह या ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए, जहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से जो हमें बदले में मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट्स, वो रिटर्न्स हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स से ज़्यादा हो। यानी जो फंड्स कलेक्ट करने के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं, वो पैसा उस फंड से होने वाली इनकम से कम होना चाहिए। मतलब हमारी पेमेंट्स कम होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है वहाँ से हमें रिटर्न्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ये चीज़ भी फाइनेंस मैनेजर देखता है कि फर्म एक सही प्रोजेक्ट चूज़ करके वहाँ पर अपने फंड्स को डिप्लॉय करे। और साथ में वो ये भी देखता है कि कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है तो उस समय हमारे पास ना तो आइडल फंड्स हों, आइडल मीन्स सरप्लस, एक्स्ट्रा, कि ये ना हो कि हमारे पास जितने फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है, जितने फाइनेंस की हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे पास हर समय उतना ही फाइनेंस होना चाहिए। ज़्यादा फाइनेंस होने से, ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंस से क्या होता है कि हमारी लिक्विडिटी तो बढ़ जाती है, यानी हमारे पास हर वक्त कैश होने से हम अपनी पेमेंट्स तुरंत कर सकते हैं, हमारी इमेज भी इम्प्रूव होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम अपने पास ज़्यादा फंड्स रखते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स पर असर होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि फंड्स जो हैं हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आते। अगर हम फंड्स कलेक्ट करके, एक्स्ट्रा फंड्स, ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स कलेक्ट करके अपने पास रख लेंगे तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर जो भी हमें पेमेंट करनी है वो करनी पड़ेंगी। लेकिन उन फंड्स को हम कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि हमारे उससे कुछ मिल तो रहा नहीं, हमें प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा, एक्स्ट्रा फंड्स वो हमारे पास पड़े हैं, आइडल पड़े हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, टोटल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, लेकिन अर्निंग्स नहीं होंगी। तो हमें ये फाइनेंस मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस में जिस टाइम जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट हो उतने ही फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। फंड्स ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। कम होने से क्या होता है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब होती है और उससे बिजनेस की रेपुटेशन पर असर पड़ता है। तो जितने फंड्स वो पहले से इस चीज़ का एस्टिमेट करके चलता है कि उसको किस टाइम पर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और उतने फंड्स को वो रेडीली अवेलेबल करके चलता है। चलिए अब हम करेंगे व्हाट इज़ रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस एज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिज़ाइन करता है। वो बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना उनकी आपस में रेशियो होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगती है। तो एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कंपनी में कितनी
फिक्स एसेट्स होनी चाहिए कि किसी बिजनेस में कितनी फिक्स एसेट्स हो। आपको पता है फिक्स एसेट्स कहाँ से एक्वायर की जाएंगी, उसको खरीदने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, उसको खरीदने के लिए जो फिक्स एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए वो फंड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कलेक्ट किए जाएंगे। तो वो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेगा कि कितना सम, कितना अमाउंट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो आपको जैसे पता है कि बैलेंस शीट में 4 ब्लॉक्स होते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ऑन एसेट साइड, और इधर से नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, एंड करंट लायबिलिटीज ऑन द लायबिलिटी साइड या इक्विटी साइड। तो ये इन पांचों चीज़ों को डिज़ाइन करता है कि किस जगह पर कितना अमाउंट इन चीज़ों का होना चाहिए, यानी कि कितनी एसेट्स हमें परचेज करनी है, कितना लॉन्ग टर्म सोर्स होना चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म होना चाहिए। ये सारी उन चीज़ों को डिज़ाइन करता है। जैसे वो डिज़ाइन करता है कि क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, की करंट एसेट्स कितनी हो, एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। मीन्स ये डिसाइड करता है कि हमारे पास कितनी करंट एसेट्स होनी चाहिए। आपने भी जैसे अकाउंटेंसी में भी आप पढ़ते हो कि करंट रेशियो 2:1 होनी चाहिए, या आइडल रेशियो बना रखी है ना हमने, उसी तरह से ये देखता है कि हमारे पास कितनी करंट एसेट्स हों कि हमारी लिक्विडिटी भी ना कम हो और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम ना हो। तो वो देखता है कितनी करंट एसेट्स हो, और वो करंट एसेट्स में कितना कैश हमारे पास किसी टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, कितना सामान हमारा इन्वेंट्री के अंदर होना चाहिए, यानी हमारे पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए एक टाइम पर, कि हमारी सेल पर भी असर ना हो और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ना बढ़े। और साथ में हमारे रिसीवेबल्स यानी हमारे डेटर्स से हमें कितना मैक्सिमम क्रेडिट सेल करनी है, वो इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। कि क्योंकि हमें पता है कि विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स देयर इज अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब हम अपनी फिक्स एसेट्स बढ़ाते हैं, फिक्स एसेट्स बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो साथ में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब द कैपिटल नीडेड टू रन या टू मीट टू डू द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है अबाउट द क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि कितना क्रेडिट होना चाहिए और कितनी इन्वेंट्री एक टाइम पर बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। और इस चीज़ से हमें पता चल पाता है कि हमारा कितना स्टॉक हो और कितने हमारे डेटर्स किसी टाइम पर हों। अगर हम इन चीज़ों पर फाइनेंस मैनेजमेंट ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा कि हमारे पास आइडल स्टॉक होगा जो अपडेट हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, जिसको मेंटेन करने की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाएगी, तो बिजनेस पर असर पड़ेगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा डेटर्स बढ़ा देता है, यानी डेटर्स से टाइम पर कैश कलेक्शन नहीं करवाता है, उनको कंट्रोल नहीं करता है, तो हमारे बिजनेस में बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर इन सब चीज़ों के पॉइंट्स डिसाइड करके चलता है कि किसी टाइम पर हमारे पास क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। साथ ही फाइनेंस मैनेजर यही डिसाइड करता है कि हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स की रेशो क्या हो। मतलब कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं, नॉर्मली वो पैसा हमारे पास परमानेंट कैपिटल के रूप में होता है, यानी ऐसी कैपिटल विच इज़ नॉट टू बी रिटर्न्ड वेरी अर्ली। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जब हमें चाहिए हम उतना ही हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो। ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ से जो हमारे पास फंड्स आते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और आने के बाद हम उसको एज पर एग्रीमेंट रिटर्न कर पाते हैं। तो उसको देखना होता है कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कितना कितना फंड एक टाइम में यूज़ करें। फाइनेंस मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, कि क्या प्रोपोर्शन होगा, क्या रेशो इनकी आपस में होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड्स मीन्स डिवेंचर्स, शेयर होल्डर फंड या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी रेशियो ये डिसाइड करता है। क्योंकि जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज हैं,
उसकी कॉस्ट होती है। इन्वॉल्व्स कॉस्ट मीन्स कि उनके, अगर हमने इन सोर्सेज से पैसा एक बार कलेक्ट कर लिया तो हमें इनके ऊपर इंटरेस्ट देना उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, या हमें डिविडेंड पे आउट करने की जो ऑब्लिगेशन है हमारी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम डिविडेंड देंगे, वो हमारा फर्स्ट डे से ही अराइज हो जाती है। जबकि जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, अगर हम करंट लायबिलिटीज़ से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम ट्रेड पेबल्स बढ़ा रहे हैं, मतलब उधार सामान ले रहे हैं, या हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो उसका बहुत कम इंटरेस्ट होता है, या हमने अपने एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग कर दिया, यानी कि हम उसको डिले कर दिया कि हम बाद में पे करेंगे, तो उसमें क्या हमें कोई अप टू ए सर्टेन टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। ठीक है, तो उसकी कोई कॉस्ट होती नहीं है या बहुत कम होती है, बट कैन बी एक्वायर्ड ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो लेकिन क्या होता है कि हम करंट लायबिलिटीज से या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी एसेट को एक्वायर करने के लिए पैसा लॉन्ग टर्म सोर्स से लेंगे और कौन सी एसेट को एक्वायर करने के लिए पैसा शॉर्ट टर्म सोर्स से लेंगे। तो उसको ये भी प्रोपोर्शन डिसाइड करना होता है। So to increase liquidity, the firm will have to depend upon long term sources, मीन्स रिड्यूस प्रॉफिट। अब मान लो बिजनेस ये चाहता है या फाइनेंस मैनेजर सोचता है कि फर्म में हम लिक्विडिटी बढ़ा दें। लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम फर्म में या अपने बिजनेस में कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ा दें, कैश और कैश इक्विवेलेंट की अवेलेबिलिटी बढ़ा दें। मतलब कि हमें जब जितने पैसे की ज़रूरत हो विदाउट एनी डिले हम उतना पैसा इमीडिएटली हमारे पास हर वक्त रेडीली अवेलेबल रहे। तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ाने से हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमने अपने पास एक्स्ट्रा फंड कलेक्ट करके रख लिए, और वो कहाँ से आए, वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आए, है ना। शॉर्ट टर्म से तो हमें उधार माल मिल गया, हमने कोई किसी से सर्विसेज ली हैं तो उसके हम पेमेंट डिले कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कैश थोड़ा ना बढ़ रहा है उससे। कैश अगर हम चाहते हैं बढ़ा लें, लिक्विडिटी बढ़ा लें, तो हमें किसी भी लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा कलेक्ट करके अपने पास रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिक्विडिटी अगर बढ़ाने का डिसीज़न लेते हैं, बिजनेस की सॉल्वेंसी बढ़ाने का डिसीज़न लेते हैं, तो हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की कॉस्ट पर ही वो काम हम कर सकते हैं, यानी अपने प्रॉफिट्स को डिक्रीज़ करके ही हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दें, यानी हम चाहें कि नहीं हम तो अपने पास जो है हम अपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारी लिक्विडिटी पर असर पड़ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी कई बार पेमेंट्स ओवर ड्यू हो सकती हैं, टाइम पर पेमेंट ना कर पाए। तो एक फाइनेंस मैनेजर को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी एक ही, इंटरचेंजेबल हम कह सकते हैं, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमें प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना है या लिक्विडिटी की तरफ। एक उसको बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये ना हो कि प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के चक्कर में वो लोग अपनी सॉल्वेंसी रिड्यूस कर दें, या सॉल्वेंसी को बढ़ाने के चक्कर में वो अननेसेसरली अपने प्रॉफिट्स पर प्रेशर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंस मैनेजर जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज के फंड्स की प्रपोर्शन डिसाइड करता है। साथ में जब वो देखता है कि मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसे का, जब वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इतना कलेक्ट करना है, तो अब आपको पता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है कि कितना मैं डेप्ट से पैसा इकट्ठा करूँगा, डेप्ट मतलब लोन्स से, और कितना पैसा मैं इक्विटी से लूँगा, यानी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के फंड्स से। मतलब कितना पैसा ऑनर्स का होगा और कितना पैसा बोरोड होगा, वो ये भी पहले से डिसाइड करके चलता है। तो द अमाउंट ऑफ डेप्ट, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, ये सब जो हैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। वो ही डिसाइड करता है कि हम कितना पैसा, मतलब एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है वो अपना, जिसमें वो पहले से सोच कर चलता है कि हम इतना पोर्शन, जैसे सपोज़ उन्हें 10 लाख रुपया चाहिए, तो हम 4 लाख रुपया शेयर कैपिटल से लेंगे, यानी 40% शेयर कैपिटल का लेंगे, 30% हम डिवेंचर से लेंगे, 20% हम बैंक लोन लेंगे, 10% हम पब्लिक डिपॉजिट्स लेंगे। तो मतलब क्या है कि वो एक पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, ताकि, क्योंकि हमने कहा था उसका एम क्या है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो और फाइनेंशियल रिस्क भी कंट्रोल में रहे। तो उनको ध्यान में रखकर वो ये काम
करता है। इसके अलावा देखो, जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम्स होती हैं, यानी इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है? एक तरह से देखें तो फाइनेंस मैनेजर, ठीक है ना। उसने जो डिसाइड किया कि हम इतना पैसा, अगर वो लोन का पैसा बढ़ा देता है तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ जाता है, लोन का पैसा कम कर देता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या है, उसके फिक्स एसेट डिसीजन पर डिपेंड करता है। वो सारी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यूज़ ऑफ हायर इक्विटी मीन्स हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप इक्विटी ज़्यादा कर रहे हो तो आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। कि आपने कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज लगा रखी हैं, कितनी ज़्यादा मशीन्स आपने ले रखी हैं, उससे आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ेगा। अगर आपने लीज फाइनेंसिंग ज़्यादा कर रखी है तो आपका रेंट का खर्चा बढ़ेगा। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आइटम की, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी भी बहुत सारी आइटम्स जो है फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है।